हाँ जी बच्चों, अब जो हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, अभी तक जो हम फर्स्ट चैप्टर में करते आए हैं वो टॉपिक कहीं ना कहीं बड़ा सिंपल सा और पहले से किया हुआ सा था आपका। लेकिन अब जो टॉपिक करेंगे वो बिल्कुल अलग एक नया पैटर्न होगा, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 3 या 4 नंबर का वो क्वेश्चन अलग से आता है एग्ज़ाम में, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऐसे इतना डर भी मत जाना बच्चों कि बस दीदी ने 3-4 बार कह दिया, ध्यान से समझना। पूरी कोशिश होगी बड़ा इजी लगे आपको, बस तभी लगेगा इजी जब ध्यान से समझोगे। तो ध्यान से देखना, हमने HCF निकाला यूक्लिड के मेथड से। ऐसे 2 नंबर दिए होते थे, रिमाइंडर बचता था, फिर उसे यहाँ लिख देते थे। इस तरीके से हम HCF निकालते थे। तो इसी बेस पे यूक्लिड ने एक डिवीजन एल्गोरिथम बनाई। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? इट्स डिवीजन एल्गोरिथम। वो कुछ भी नहीं है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं उसी चीज को उसने फॉर्म में लिखा। एक क्या फॉर्म थी कि कोई भी 2 नंबर है A और B, कोई भी 2 नंबर A और B हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B। अगर हम A को B से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को हम 2 नंबर गिवन है, किसी भी नंबर को हम दूसरे से जब डिवाइड करते हैं तो जो एक Q आता है और लास्ट में कुछ R बचता है। तो हम बचपन से सीखते आए कि A इज इक्वल टू होता है, ये इज इक्वल टू होता है ये इंटू ये प्लस R, B इंटू Q प्लस R, ये हम बचपन से सीखते आए हैं। तो हमने आज तक बस यही सीखा, इसको भी सिंपल भाषा में सीखा है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हम इन शब्दों का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर उसने A और B की फॉर्म में इन सिंबल्स का यूज किया और ये बताया कि जो Q होता है ना वो बच्चों, वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है हमेशा। उसने ये खास बात बताई कि या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जैसे सपोज मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6, 1 बचा। अगर मैं 7 को 5 से कर दूं तो 5 1 5, 2 बचा। 7 को मैं 9 से डिवाइड कर सकती हूँ? क्या मैं 7 को 9 से डिवाइड कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ। क्या आ जाएगा? 0 से 0 और 7 बच जाएगा। यानी आपने देखा जब भी हम डिवाइड करते हैं या तो कोई चीज जा रही होगी तो 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 3 से जाएगी, 4 5 6 7 8 9, किसी ना किसी चीज से जाएगी। और अगर नहीं जा रही तो हम 0 से भेजते हैं। यानी जो Q होता है या तो वो 0 हो सकता है या उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। दोबारा, जब भी हम कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, किसी ना किसी चीज से वो डिवाइड होगा। डिवाइड नहीं हो रहा तो हम उसके लिए क्या लगा देते हैं? ना जाने की 0। तो जो Q है या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा कोई नंबर आता है। तो पहली खास बात तो उसने ये बताई। साथ में उसने ये बताया बच्चों, जो R होता है ना, R की वैल्यू क्या होती है? या तो 0 से बड़ी होती है, 0 होती है, या 0 से बड़ी होती है। जैसे R जो होता है, R अधिकतर रिमाइंडर आपने लास्ट में 0 बचते हुए देखा होगा। ठीक है, 2 3 6 कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है। लेकिन हर हाल में वो जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उससे छोटी ही होती है, हर हाल में। सपोज मैंने यहाँ पर कोई नंबर में एक और एग्जांपल लेती हूँ आपका, 15 लिया। 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 5 15। ठीक है, मैंने 16 को 3 से किया, 3 5 15, क्या बचा? 1। 17 को 3 से किया, 17 5 15, क्या बचा? 2। अब 18 को जब मैं 3 से करूंगी तो बच्चों में क्या 3 5 15 करके 3 रिमाइंडर बचाऊंगी? नहीं। अगर रिमाइंडर इसके जितना बच रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बल्कि 18 को 3 से कर रहे तो 6 18 करना चाहिए और रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी देखेंगे यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, यहाँ 1 बचा, 2 बचा, 3 बच रहा था तो वो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि कोई भी कहेगा अरे यार बेवकूफ है, 3 बच रहा है तो 3 से तो पूरा डिवाइड हो ही सकता है, यानी ऐसे डिवाइड कर। यानी रिमाइंडर कभी भी इसके जितना ही इससे बड़ा कभी बच ही नहीं सकता। क्या हम इसको 18 को डिवाइड कर सकते हैं ऐसे 3
से किया, 4 से 12 और 6 बचा गए। ये रिमाइंडर कभी भी इसके जितना हो ही नहीं सकता, ना इससे बड़ा हो सकता है। यानी ये जो रिमाइंडर है हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जो उससे हमेशा छोटा होता है। डिवाइजर यहाँ क्या है, ए तो डिवाइड हो रहा है हमारा, ए बी क्यू आर, तो डिवाइजर क्या है, बी है। तो ये एक रूल है बच्चों कि आपने कभी इस चीज को फील किया हो या ना किया हो, यूक्लिड यहाँ पर यही फील करा रहा है। जो चीज आप बचपन से 3rd क्लास से डिवाइड के क्वेश्चन करते आ रहे हैं, लेकिन आपने हो सकता है ये चीज जानते भी हो लेकिन महसूस ना की हो कि हाँ ये जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी हमेशा इससे छोटा ही होता है। तो यूक्लिड ने इसे पेपर पर नोट करवा दिया कि नहीं भाई इस चीज का ध्यान रखना कि जो चीज आपको पता है लेकिन उसके बारे में आप वर्ड्स नहीं यूज करते, तो आपको अब लिखना भी है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन के बारे में कोई काम करते हैं, तो हमेशा जब एक नंबर को दूसरे से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा कुछ क्वोशंट आता है, कुछ आर आता है। क्वोशंट हमेशा या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, और आर की वैल्यू लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है या तो वो 0 बचेगी या 0 से बड़ी कुछ भी बच सकती है, लेकिन जितना ये है उससे हमेशा छोटी ही होगी। अगर यहाँ 5 है ना तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन 5 से छोटा ही आएगा, यानी रिमाइंडर ये ही आ सकता है। क्या 5 बच सकता है? नहीं, क्योंकि अगर 5 रिमाइंडर बच गया यानी हमने पूरा उसे ढंग से डिवाइड किया ही नहीं। तो इस रिलेशन को आप एक बार याद कर लें, एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक का नोट करें और इसे याद करें। हाँ जी बच्चों, इस आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, उनको बाद में ऑनलाइन क्लासेस में 1 बाय 1 आइज क्लोज करा के सुना भी जाएगा। तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। ये पहला पॉइंट है हमारा जिसमें डिवीजन के सारे एलिमेंट्स को के रिलेशंस को बताया गया। अब अगला सेकेंड नंबर का पॉइंट है बच्चों, किसी भी नंबर को, मैंने कोई भी नंबर अपने आप में सोचा, मैंने सोचा 7 को मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ। ध्यान से लिखेंगे, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसी भी नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसका क्या मतलब है? जैसे 7 को अगर मैं 2 की फॉर्म में लिखती हूँ, बच्चों जिसकी फॉर्म होती है 7 को लिखना है, यानी यहाँ a की जगह 7 है, जिसको लिखना है उसे a मानते हैं, जिसकी फॉर्म में लिखना है उसे b मानते हैं। 7 को अगर मैं 2 की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, 7 को 2 से डिवाइड करो। दोबारा देखो, जिसको लिखना है उसे a मानेंगे क्योंकि a को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जिसको लिखना है उसे a माना, जिसकी फॉर्म में लिखना है उसे b माना। बाकी दोनों चीजें हमारे पास अपने आप निकल के आएंगी। तो इसे मैंने 2 3 6 1 बचा। अब मैं 7 को लिखना चाहूँ तो इस फॉर्म में लिखूंगी तो 2 × 3 + 1 लिख सकती हूँ। यानी यहाँ पर मैंने 7 को किस नंबर की फॉर्म में लिखा, 2 की फॉर्म में। क्या मैं 7 को किसी और नंबर की फॉर्म में लिख सकती हूँ? क्या मैं 7 को 5 की फॉर्म में लिख सकती हूँ? चलो, यानी 7 यहाँ जिसकी फॉर्म में लिखते हैं उसको b की जगह लिखते हैं। 5 1 = 5, 2 बचा ये। अब 7 को मैंने 5 की फॉर्म में लिखा तो 5 × 1 + 2, ये 5 के रूप में आ गया। 7 की वैल्यू 5 के रूप में क्या है, 5 × 1 + 2। यानी ये जो स्टेटमेंट है, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या 7 को मैं 9 की फॉर्म में लिख सकती हूँ? जिसको लिखना है वो अंदर, जिसकी फॉर्म में लिखना है वो यहाँ। क्या मैं लिख सकती हूँ? आप सोचो, क्या मैं 7 को 9 की फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस। जब नहीं जा रहा तो यहाँ 0 आएगा, 7 आएगा। तो 7 को जब मैं 9 की फॉर्म में लिखूंगी तो क्या आएगा, 9 × 0 + 7। तो ये क्या ये सारी वैल्यूज बराबर हैं? हाँ, यहाँ 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। 9 × 0 0, 0 + 7 7, ये सभी 7 ही हैं। यहाँ पर मैंने 7 को 2 की फॉर्म में लिखा, यहाँ 7 को 5 की फॉर्म में लिखा, यहाँ 7 को 9 की फॉर्म में लिखा।
मैंने यहाँ पर 7 को अलग अलग नंबर्स की फॉर्म में लिख के दिखाया। तो केवल 7 को ही नहीं, आप कोई भी नंबर सोचो, मैं कह रही हूँ 15, इस नंबर को 6 की फॉर्म में लिखो। 15 हो गया A और 6 हो गया B। आप क्या 15 को 6 की फॉर्म में लिख सकते हो? एक बार ट्राई करो और फिर देखना कि आपने जो सोचा वो और जो मैं कह रही हूँ वो सेम है कि नहीं। आप देखेंगे बच्चों, 15 को मैं 6 की फॉर्म में करूंगी तो 15 को A माना, 6 को यहाँ, 6 2 जा 12, 3 बचा। तो 15 इक्वल्स टू 6 की फॉर्म में 6 इंटू 2 प्लस 3। तो ये मैंने क्या किया, 15 को 6 की फॉर्म में लिखा। यहाँ मैंने 7 को अलग अलग फॉर्म में लिखा, यहाँ मैंने 15 को 6 की फॉर्म में लिखा। इसका मतलब है कि आपको ये बात याद हो जानी चाहिए कि किसी भी नंबर को किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये दूसरा रूल है हमारा, ये हमारा आज की क्लास का दूसरा रूल है। आगे क्या होना है, कुछ क्वेश्चंस आने हैं कॉम्प्लिकेटेड से, वो बच्चों को पूरे साल परेशान करते हैं। तो मुझे लगता है अगर शुरुआत में हम उनके रूल्स एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, तो वो पूरे साल परेशान होने वाला झंझट ही 1 घंटे की वीडियो या आधे घंटे की वीडियो में कवर हो जाएगा। तो इसलिए ये रूल, आपने इस चीज को समझ भी लिया, अब इस रूल को नोट करो, हर फॉर्म को खुद बना के देखो क्या बताया गया है। यहाँ लिखो 7 को 2 की फॉर्म, यहाँ 7 5 की फॉर्म, यहाँ 7 9 की फॉर्म, यहाँ 15 6 की फॉर्म, और खुद ये फॉर्म बना के देखो कि कितना बन पा रहा है। और इन दोनों पॉइंट्स को लर्न कर लेना लिखने के बाद बच्चों। जी बच्चों, अभी हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात सीखी। पहला यूक्लिड एल्गोरिथम सीखी, वो कहा कहता है ए को अगर हम बी से डिवाइड करते हैं तो ए बी के साथ 2 नंबर क्यू और आर मिलते हैं, जो a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। Q हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा आएगा, यहाँ हमेशा या तो 0 से डिवाइड करते हैं या 0 से बड़े किसी नंबर से, और R की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होती है, लेकिन हर हाल में B से छोटी ही होती है। ये फर्स्ट रिलेशन थी। फिर दूसरा था किसी भी नंबर को किसी भी नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, ऑड नंबर को 3 को मैं 1 से करूंगी तो 3 आएगा, 3 को 2 से करूंगी तो 6 आएगा। ऑड नंबर के लिए कुछ भी कहना मुश्किल होता है कि ऑड आएगा या इवन आएगा, लेकिन अगर हम इवन नंबर की मल्टीप्लाई चाहे इवन से करें चाहे ऑड से करें, इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम इवन नंबर से करते हैं तो हमेशा रिजल्ट इवन ही आता है, और इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम ऑड से करते हैं तो भी इवन आता है। ये याद रखना, हमारे काम का इवन वाला पार्ट ही है। तो जैसे 2 की मल्टीप्लाई मैं 6 से करती हूँ 12, 2 की मल्टीप्लाई 7 से करती हूँ 14, यानी इवन 2 की मल्टीप्लाई इवन नंबर की मल्टीप्लाई चाहे इवन से करें चाहे ऑड से करें, रिजल्ट इवन ही आता है। तो ये चीज आगे क्वेश्चन में हमारे काम आएगी चीजों को प्रूव करने के लिए। तो सिंपल सा एक नया रूल है, इवन की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करें, चाहे इवन से करें चाहे ऑड से करें, रिजल्ट इवन ही आता है। साथ में इसी के साथ एक और चीज जुड़ी है, इवन के साथ इवन नंबर के साथ इवन जोड़ते हैं तो हमेशा इवन आता है, लेकिन इवन नंबर के साथ ऑड नंबर जोड़ते हैं तो रिजल्ट हर हाल में ऑड आएगा। जैसे 6 के साथ मैं 1 जोड़ूंगी तो 7 ही आएगा, 18 के साथ 3 जोड़ूंगी, इवन के साथ ऑड जोड़ूंगी तो 21 आएगा। यानी मल्टीप्लाई में तो इवन ही रिजल्ट आता है, लेकिन प्लस करते समय इवन के साथ इवन जोड़ते हैं तो इवन, इवन में ऑड जोड़ते हैं तो ऑड। ये तो पक्का आपको याद कर लेना है, ताकि क्वेश्चन करते टाइम ये चीजें चुटकियों में आप मुंह से बोल सको कि हाँ ये तो हमें ऑलरेडी याद है। ये पूरा नोट करो और लर्न कर लो यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट। हो गया, याद हो गया बच्चों। अब एक बार इनमें से किसी भी चीज पे कोई भी रूल लगा के देखो। सपोज मैं इस पे टिक करती हूँ, मैंने ये देखा इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करा, मैंने कोई भी नंबर दिया 12,
12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में रिजल्ट इवन आना है। अरे ये तो इवन ही आ रहा है। अब है इवन में इवन जोड़ा, 12 में 6 जोड़ा 18 इवन आ रहा है, 12 में 3 जोड़ा और जोड़ा 15 आ रहा है। तो ये नेचुरल है, इस चीज को फील भी करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा और वैसे भी याद हो जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये थर्ड है, इवन वाला टॉपिक, इवन ऑड वाला टॉपिक, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन में बच्चों मल्टीप्लायर, मल्टीपल, फैक्टर, डिविजिबल, इस तरीके के कुछ शब्द यूज करेगा। तो अगर मल्टीप्लायर, फैक्टर या डिविजिबल है तो क्या होता है और नहीं है तो क्या होता है, देखेंगे। अगर 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 6 जो है 2 का मल्टीपल भी है, 2 6 का फैक्टर भी है, 6 2 से डिविजिबल भी है, सब कुछ है। अगर ये है तो इसकी फॉर्म में हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। ध्यान से दोबारा, 2 3 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई चीज फैक्टर या मल्टीपल होगी ना, अब इसको मैं लिखूं तो 2 इंटू 3 आएगा, प्लस 0 तो लिखे या ना लिखे तो भी कोई बात नहीं। यानी जब भी कोई मल्टीपल, फैक्टर, डिवाइजर, डिविजिबल इस तरीके की चीज होती है तो वो इस फॉर्म में आती है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। यानी अगर ये फैक्टर वगैरह है तो उसकी फॉर्म हमेशा a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू होगी। हमें किसी चीज को फैक्टर प्रूव करना है तो मुझे उसे a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, मतलब मल्टीप्लाई में लाना हो। और अगर मुझे फैक्टर प्रूव नहीं करना, जैसे 7 2 क्या 7 क्या 2 का मल्टीपल है, नहीं। 2 क्या 7 का फैक्टर है, नहीं। 7 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं। इसमें हर चीज का आंसर नो है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 6 1 बचा, यानी हम 7 को 2 इंटू 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर कोई चीज इनमें से कुछ नहीं है तो वो हमेशा बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में आएगी। दोबारा, फैक्टर है तो आर नहीं होगा, ये फॉर्म बनती है। फैक्टर नहीं है तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म बनेगी। यानी हमें जब चीज चेक करनी हो कि ये फैक्टर है कि नहीं है, हम देखेंगे ये फॉर्म आ रही है तो फैक्टर है, ये फॉर्म आ रही है तो नहीं है। या हमें प्रूव करना हो फैक्टर है या नहीं है, तो फैक्टर प्रूव करना है तो ये फॉर्म लाने की कोशिश करो, यानी किसी चीज को मल्टीपल में लाने की कोशिश करो। और फैक्टर नहीं है, कई बार हमें ये भी प्रूव करना पड़ता है, प्रूव करो कि इसका फैक्टर नहीं है तो ये फॉर्म। अब आपको लग रहा होगा क्या चीज बोल रही है दीदी, इतनी सारी चीज बोले जा रही है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बस मैं ये याद दिलाऊंगी आपको कि याद है बच्चों मैंने कुछ ये बताया था, फैक्टर है तो ये फॉर्म, फैक्टर है नहीं है तो ये फॉर्म, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अभी बताओ, वो हर क्वेश्चन में हर पॉइंट के बारे में मैं उस वक्त क्वेश्चन करते टाइम इतना एक्सप्लेन करती तो आपको वो क्वेश्चन ही ऐसे पहाड़ सा लगने लगता। अब उसका पूरा बेसिक हमने समझ लिया, जहाँ जहाँ जो बेसिक यूज होगा वो मैं अप्लाई करा दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये 4 पॉइंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। अगली वीडियो में आपको इसी की प्रॉपर डिटेल मिलेगी। थैंक यू बच्चों।